हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4.0 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। एनीवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है, जीके जीएस पूछा जा रहा है, वो सारी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग ना फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है गाइज। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कोटा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का कोटा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसा है? बताइए, चंबल नदी है, क्षिप्रा नदी है, गोमती नदी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो राजस्थान का कोटा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। ओके, कौन सा नदी है? चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पूरा बीपीएससी 3.0 या 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेम 5 ऑप्शन है ना, 5 ऑप्शन है। तो इसलिए प्लीज़ आपको इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिए और फटाफट क्वेश्चन का रिप्लाई भी दीजिए कि चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जावर क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है फेमस है राजस्थान में, है ना। चांदी के लिए फेमस जावर क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थल सीमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? 8 देशों से, 7 देशों से, 6 देशों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 देशों से। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? आपको बताना है म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 4, डी है उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो म्यांमार के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 4। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है वो चारों राज्य कौन कौन से थे। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं, और 4 राज्य हैं, तो उन चारों राज्यों के नाम क्या हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है पेरिस में, या फिर सैन फ्रांसिस्को में, टोक्यो में, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो गदर पार्टी के स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भोकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भोकना गदर पार्टी के संस्थापक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिर में भ्रष्टाचार के, हिंसा के, सांप्रदायिकता के, या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। 1924 ईस्वी का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन है वो किसके लिए, किसके विरुद्ध था? आपको बताना है किसके विरुद्ध था। तो दोस्तों ये विरुद्ध था मंदिर में भ्रष्टाचार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो था वो किसके विरुद्ध था? तो मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्नांकित में कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्नांकित में कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, राजा राममोहन राय हैं, विवेकानंद है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेकानंद। यहाँ पर वेदांत है ना, वेदांत शब्द से आपको पकड़ लेना है वेदांत से कि वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा एक्ट संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो शारदा एक्ट की बात करते हैं। शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? शारदा एक्ट की बात करते हैं तो ये संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाल विवाह प्रतिबंध से ही संबंधित है शारदा एक्ट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? निम्नांकित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए है अल हिलाल, या फिर कॉमरेड, नेक्स्ट है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल हिलाल, है ना। कौन है? अल हिलाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1884 में। ठीक है, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? आपको बताना है त्रिपुरा की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। आपको बताना है त्रिपुरा की सीमा भारत की किन राज्यों से लगती है? बताइए, असम एवं मेघालय से, असम एवं मणिपुर, या फिर असम मिजोरम, या फिर एक से अधिक है कोई नहीं है? तो त्रिपुरा की सीमा की बात करते हैं, त्रिपुरा की सीमा भारत की किन राज्यों से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम एवं मिजोरम से, असम एवं मिजोरम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं। देखिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर तभी आंसर का रिप्लाई देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि जो नहीं पूछा रहता है तो वो हाँ का आंसर दे देते हैं ना। इसलिए हमें अच्छे से क्वेश्चन को पहले रीड करना है, तब हमें आंसर देना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और जो आता है वो भी गलत हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना, गलती नहीं करना। 1 नंबर से 2 नंबर से तो बिल्कुल जिसका सिलेक्शन रुक गया था वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आपको अच्छे से मेहनत करनी है। लास्ट मोमेंट है दोस्तों, बस 10-15 दिन और ही है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 5 जून के बाद सारे एग्ज़ाम हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं, 5 जून के बाद सारे एग्ज़ाम ओपन हो जाएंगे और फटाफट सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपने एक ट्रिक देखा होगा, मित्र से गमछा झार, है ना। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपको बताना है कौन से वो राज्य हैं जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बताइए, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। आपको बताना है किससे नहीं गुजरती, बताइए किससे नहीं गुजरती है। आपको बताना है किससे नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन तीसरा। देखिए, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन तीसरा, केवल तीसरा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है? तो भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत की जो समुद्री तट है ना, सबसे ज़्यादा अधिक तो गुजरात की है, और इसकी लंबाई दोस्तों है 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन है? अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन है? बताइए, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिणी में निम्न में से कौन है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लिटिल अंडमान, है ना, लिटिल अंडमान। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना सोन नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी परियोजना है जो सोन नदी पर स्थित है। बताइए, गांधी सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है, बाढ़ सागर परियोजना है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो निम्न में से कौन सी परियोजना सोन नदी पर स्थित है? आपको बताना है कौन सी परियोजना है जो सोन नदी पर स्थित है। चलिए, सोन नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर परियोजना ये सोन नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परियोजना से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एनीवन कोई भी एग्जाम है उसमें आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? AMW, AS, AW, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, AS, है ना, AS हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा गई थी? भारत की सबसे लंबी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, शिव समुद्रम में, दार्जिलिंग में, लोकटक में, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो भारत की सबसे लंबी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग में, है ना, दार्जिलिंग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी? निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी? ऑप्शन ए है भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो जर्मनी के सहयोग से हुआ था वो हुआ था, कौन सा था वो? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। ठीक है, राउरकेला। तो इसमें ऑप्शन में तो राउरकेला ही नहीं है, बोकारो है, भिलाई है, दुर्गापुर है, लेकिन राउरकेला नहीं है। तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी राउरकेला। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के तट पर है ना। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था? निम्नांकित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया है? बताइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, शौकत अली थे, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 के अवसर पर जनगण मन पहली बार गया था। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? बताइए, दादा भाई नौरोजी थे, A.O. ह्यूम थे, फिरोज शाह मेहता, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारत कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारत कौन थे? ऑप्शन ए है M.N. रॉय, S.A. डोंगे, मुजफ्फर अहमद, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए M.N. रॉय। ऑप्शन ए M.N. रॉय। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नांकित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नांकित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरशंकर नायर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा, मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, इस सारी क्लास का पीडीएफ की ज़रूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, वहीं पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर हमारे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहीं से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।